राधे राधे। सब्सक्राइब बटन पे एक फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब जल्दी से करो। एपिसोड 472 अंश का शक। अंश और सानवी पार्टी से घर लौट रहे थे। सानवी कार से बाहर आई और अंदर चली गई, लेकिन अंश बाहर ही रुक गया क्योंकि उसका फ़ोन बज रहा था। कुछ देर बाद करने के बाद अंश हवेली के अंदर आ गया और आते ही उसकी नज़र रितिका पर पड़ी, जो धीमी कदमों से सीढ़ी की तरफ जा रही थी। उसे ऐसे देखकर अंश की आंखें छोटी हो गईं और उसने कुछ पल सोचा और बोला, रितिका तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? टिक नहीं समाज को सुना तो उसकी चाल रुक गई। उसने सुना तो उसकी चाल रुक गई। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कसकर आंखें बंद की और अपनी मुट्ठी बांध ली, क्योंकि उसने पेपर्स देखने के बाद उसे वापस से कबर्ड में रख दिए थे। इसलिए वह थोड़ी निश्चित थी, लेकिन वह जानती थी अगर अंश को शक हुआ तो उस पर नज़र रखा सकता है। अपने मन में कहा, ओ गॉड, मुझे कुछ वक्त इंतज़ार करना था। अब यह मुझे 10 सवाल करेंगे। वह धीरे से मुड़ी और हकलाते हुए बोली, वो अंकल, मैं किचन ढूंढ रही थी, मुझे प्यास लगी थी ना, इसीलिए। अंश ने देखा वो वंश के कपड़ों में है। अंश ने उसे नज़र फेर ली और कहा, ठीक है, तुम कमरे में जाओ। यह सुनकर रितिका नहीं राहत की सांस ली। वह हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, ओके अंकल, बाय, गुड नाइट। अंश ने अपना सिर हिलाया। रितिका जाने के लिए मुड़ी तो अंश उसे देखने लगा। उसने कुछ सोचा और दबे पांव उसकी तरफ बढ़ा। थैंक गॉड, बच गई। रितिका ने कसकर मुट्ठी बांध ली और सीढ़ी को चढ़ने लगी, लेकिन उसके ध्यान नहीं दिया। कारपेट पर उसका पैर फंसा और वो एक तरफ झुक गई। आउच! और वो अपना पैर पकड़कर सीढ़ी पर बैठ गई। अंश जल्दी से उसके पास आया और उसे उठाते हुए बोला, संभल कर, तुम ठीक हो? रितिका ने कहा, हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ, मेरा थोड़ा सा पैर मुड़ गया था। अंश ने कहा, आगे से ध्यान रखना। ये तो अच्छा हुआ तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आई। रितिका ने हाँ में सिर हिलाया। थैंक्स अंकल। अंश ने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। नो अंकल, आई एम फाइन, मैं चली जाऊँगी, रितिका ने कहा, लेकिन अंश ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया और बोला, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वैसे भी तुम इस जगह से अनजान हो, कब किससे टकरा जाओ और अपना हाथ पैर तोड़वा लो। रितिका ने ज़्यादा बहस नहीं की, क्योंकि उसे पता था अगर वो कुछ कहेगी तो अंश फिर से उसकी बात नहीं मानेगा। उसने हाँ में सर हिलाया। अंश बहुत ध्यान से उसे देख रहा था। रितिका उसकी नज़रों को अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी घबराहट हो रही थी। अंश ने देखा उसके माथे पर पसीने की बूंदें जमा होने लगी थी। वो बोला, वैसे तुम्हारे माथे हाथ पर चोट अब कैसी है? तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। रितिका बोली, ओह, मैं ठीक हूँ अंकल, आप फिक्र मत करिए। अंश बोला, मैं तुम्हारी फिक्र क्यों ना करूँ? रितिका, तुम हमारे घर की मेहमान हो, तुम्हारी ज़रूरत है तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, हमारी ड्यूटी है। रितिका ने अब कुछ नहीं कहा। अंश देख पा रहा था उसके हाथ में पसीना आ रहा था। तभी अंश ने देखा सामने एक टेबल है। उसने कुछ सोचा और रितिका को लेकर उस तरफ बढ़ गया। उसने कहा, क्या तुमने अपने घर में बात की? तुम्हारी दी माँ परेशान हो रही होंगी तुम्हें लेकर। रितिका ने अपने मन में कहा, ओ गॉड, इनके सवाल। वो मुस्कुराते हुए बोली, यू डोंट वरी अंकल, मैंने उनसे बात कर ली है। अंश ने हाँ में सर हिलाया और तभी उसने उसका हाथ छोड़ दिया और थोड़ा सा धक्का दिया, इतना कि उसे टेबल से टकराने से भी ज़्यादा चोट न आए। रितिका टेबल से टकराते टकराते बची, क्योंकि किसी ने उसके कमर को कसकर पकड़ लिया था। संभल कर रितिका उस सवाल को सुनकर हैरान हो गई। उसने वहाँ कहा, वंश। वंश ने ही उसे कमर से पकड़कर उसे टेबल से टकराने से बचा लिया था। उसने सिर्फ पैंट में पहनी थी, क्योंकि उसने रितिका को कमरे में नहीं पाया तो वो उसे ढूंढने बाहर आ गया था। उसने अपने डैड को देखा। अंश भी वंश को देखकर एकदम सीधा खड़ा होकर और जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, वो चेहरे पे परेशानी के भाव लाते हुए फिक्र देखते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैंने नहीं देखा। रितिका बेटा, तुम ठीक हो ना? रितिका ने हाँ में सिर हिलाया। अंश ने वंश को देखा और बोला, ओके देन, मैं चलता हूँ, तुम रितिका का ख्याल रखना। वंश ने बहुत अजीब नज़रों से अपने डैड को देखा। अंश ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। वंश रितिका को सीधा खड़ा किया और बोला, तुम इस वक्त डैड के साथ क्या कर रही थी? रितिका बोली, वो मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं किचन ढूंढने के लिए नीचे गई, तभी अंकल मुझे मिल गए। वंश ने उसके बाद कुछ नहीं कहा।
उसने रितिका का हाथ पकड़ा और बोला, काफ़ी रात हो गई है, चलो सोते हैं। अगले दिन सानवी आलस से मुंह खोलते हुए कमरे से बाहर आई। उसने देखा नीलिमा सुबह सुबह टीवी पर बाबा का प्रवचन सुन रही है। वो पीछे से आई और उसके गले लगते हुए बोली, गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा। नीलिमा ने सानवी के गाल पर हाथ रखा और बोली, गुड मॉर्निंग बच्चा, नींद अच्छे से आई? सानवी उसके पास बैठते हुए बोली, बहुत अच्छी आई। उसने रिमोट उठाया और चैनल बदलने लगी। नीलिमा बोली, अरे तुम ये क्या कर रही हो? इसे रहने दो ना, बाबा कितने अच्छे से प्रवचन दे रहे हैं। सानवी चैनल बदलते हुए बोली, ग्रैंड माँ अभी आप इतनी भी बूढ़ी नहीं है, आपको तो नाचना गाना चाहिए। क्या आप ये सब देख रही हो? हाँ, उसने इतना कहा ही था कि सोना नीलिमा को चाय लाते हुए बोली, प्रिंसेस क्या आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? ऑफिस का नाम सुनकर सानवी का चेहरा उतर गया। उसने कहा, नो मॉम, आज हमारा ऑफिस जाने का मन नहीं है। और वो फिर से चैनल बदलने लगी। तभी उसे रूहानी के कॉलेज का न्यूज़ दिखा। न्यूज़ देखकर सोना नीलिमा सानवी टीवी को बिना पलकें झपकाए देखने लगी। तभी वंश जिम करने के लिए नीचे आया और उसने कानों में एक आवाज़ आई। टीवी में रूहानी के कॉलेज की न्यूज़ दिखाई जा रही थी, जहां पर जानवी के बारे में दिखाया जा रहा था। आज सुबह जब पियोन ने लाइब्रेरी का गेट सफाई करने के लिए खोला तो उसे जानवी वहां पर बेहोश मिली। ठंड और डर की वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसके बाद ही से ही वहां पर पुलिस और रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी। कुछ दिनों से लगातार चर्चे में आने की वजह से कॉलेज के रेपुटेशन भी खतरे में दिख रही थी। वंश न्यूज़ देख ही रहा था कि पीछे से रूहानी की आवाज़ आई, ये क्या हुआ? इसे तो कल पुलिस लेकर गई थी ना? ये सुनकर वंश उसे देखने लगा। उसने कुछ नहीं कहा और वहां से जिम में चला गया। रूहानी नीलिमा के पास आकर बैठ और न्यूज़ देखने लगी। उसने कहा, होप वो ठीक हो। उसने सानवी को देखा जो अपने फ़ोन पर लगी किसी से चैट करने में और मुस्कुरा रही थी। कल उसने जो कहा था उसके बाद उसने कुछ भी नहीं कहा। एपिसोड 473 इंटरव्यू। इसी तरह सबने काम पर जाने का वक्त हो गया। सोना रितिका को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी और वंश भी उसके साथ जाने वाला था। आयश ऑफिस के लिए चला गया और रूहानी दोपहर में ऑफिस जाने वाली थी, क्योंकि इंटरव्यू दोपहर में ही था। बस सानवी आज ऑफिस नहीं है गई। रोहित ने सिया के लिए नया कॉलेज ढूंढ लिया था, इसलिए वो उसे नए कॉलेज में एडमिशन कराने ले गया। हॉस्पिटल। सोना रितिका के साथ हॉस्पिटल आ गई। उसके साथ वंश भी था। हॉस्पिटल के सभी लोग जानते थे सोना का ये बेटा बहुत सीरियस और मेरी मिस्टीरियस है। उन सब ने कई बार वंश को मॉम को हॉस्पिटल छोड़ते देखा था। सोना रितिका की आंखों के डॉक्टर के पास ले गई। वंश बाहर ही रुक गया। वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था, लेकिन सोना उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आई। वंश पहले ही सोना के साथ हॉस्पिटल आ चुका था। वंश हमेशा से उन लोगों से को बहुत ही मिस्टीरियस लगता था। रितिका सोना के साथ डॉक्टर के पास आ गई। सोना ने पहले ही डॉक्टर को बता दिया था कि वो अपने साथ किसी को लेकर आ रही है। सोना ने डॉक्टर से कहा, मिस त्रिशा, हमने आपको बताया था ना कि आपसे किसी को मिलवाना चाहते हैं। ये वही हैं। रितिका डॉक्टर को देखकर ही एकदम नॉर्मल थी। त्रिशा ने कहा, ओके डॉक्टर, रायज़ादा आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं इनका चेकअप करके बताती हूँ आपको। सोना ने हाँ में सिर हिलाया और रितिका से बोली, रिति बेटा तुम घबराने नहीं। रितिका ने अच्छे बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाया। सोना मुस्कुराई और उसे छोड़कर बाहर चली गई। डॉक्टर ने रितिका को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। डॉक्टर ने कहा, आप घबराइए मत, बस आपको आंखें खुली रखनी है, ओके? रितिका ने हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर ने उसकी आंखों के सामने एक मशीन रखा, जिससे वह उसकी आंखों का चेकअप करने लगी। रितिका ने कसकर अपनी छड़ी को पकड़ लिया। उसने टेबल पर हाथ बढ़ाकर सर्जरी नाइफ को पकड़ लिया। डॉक्टर उसकी आंखों के मशीन से देखने में कोशिश कर रही थी, पर उसे कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। जब उसे पता लगा कि क्या गड़बड़ है तो उसे हैरानी से रितिका को देखा। वह कुछ कहती उससे पहले रितिका ने उस नाइफ को डॉक्टर के गले पर रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें जो भी पता चला है तुम्हें किसी को नहीं बताओगे। अगर किसी को भी बताने की कोशिश की तो तुम्हें ठिकाने लगाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। डॉक्टर त्रिशा की आंखें डर से और घबराहट से फैल गई थीं। उसने कहा,
हाँ में सर हिलाया। गुड, अब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। बस तुम्हें उनसे कहना है कि टीम मेरी आंखों के ऑपरेशन तुम 1 सप्ताह बाद करने वाली हो। गॉट इट? त्रिशा ने हाँ में सिर हिलाया। रितिका ने हाथ नीचे कर लिया। इधर वंश चुपचाप बैठकर अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। सोना अपने कैबिन में चली गई। वंश अभी बैठा ही था कि तभी उसके पास एक बच्चा आकर बैठा। उसके पास वो उसकी मम्मी भी। उस बच्चे ने वंश को देखा और बोला, भैया आपको ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए, आपकी आइज़ और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। वंश ने उस बच्चे की आवाज़ सुनी तो वह उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। उस बच्चे ने रूम में बाहर टंगे नेम बोर्ड की तरफ इशारा किया जहाँ पर साफ लिखा था, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर त्रिशा लिखा हुआ था। वंश ने कहा, तुम्हें किसने कहा मेरी आंखें खराब है? मैं तो यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ। उस बच्चे ने सर हिलाते हुए कहा, ओह आई सी। वंश फिर से फ़ोन को देखने लगा। वो बच्चा उसके फ़ोन में झांकने लगा। वंश ने उसे ऐसे देखा तो आंखें छोटी करते हुए बोला, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उस बच्चे ने उसकी नीली डरावनी आंखें देखी तो नहीं में सर हिलाया। वंश ने अपने फ़ोन को साइड से रखा और सॉफ्टली बोला, चलो मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, देखना चाहोगे? उस बच्चे ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाया। वंश ने कहा, रुको। उसने अपने पॉकेट से रितिका का रबर बैंड निकाला और उसे उस बच्चे के सामने करते हुए बोला, अब देखना ये गायब हो जाएगा। उस बच्चे ने कहा, रियली? वंश ने हाँ में सर हिलाया और उसे मुट्ठी में भर लिया। उसने कहा, अब मेरी आंखों में देखना। वो उस बच्चे को सामने जादू दिखाने के अंदाज में अपना हाथ हिलाते हुए आवारा सा अबरा का डबरा है अपने उसने अपना हाथ खोला तो सच में उसके हाथ में रबर बैंड गायब हो गया। अब बच्चे की माँ ने ये देखा तो वो भी हैरान हो गई। वो बच्चा अमेज्ड होते हुए बोला, वाओ, ये तो सच में गायब हो गया। आप तो सच में जादूगर हो। पर ये रबर बैंड कहाँ गया? वंश के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने उसे अपने कान के पास खुलते हुए इशारा किया। वो बच्चा हल्का सा झुका और वंश बोला, ये तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। उस लड़के ने अपना सर हिलाया। तभी कैबिन का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर ने उसे अंदर आने के लिए कहा। वंश अंदर गया। कुछ देर डॉक्टर से बात करने के बाद वो रितिका के हाथ पकड़कर बाहर आया। डॉक्टर ने वंश को वही बताया जो रितिका ने करने के लिए कहा था। रितिका मुस्कुराते हुए बोली, सब अच्छे से हो गया। मैं तो बहुत नर्वस हो रही थी। फाइनली मुझे आंखें मिलने वाली हैं। मैं इस दुनिया को देख सकती हूँ वंश। वंश उसकी मुस्कान में उसकी एक्साइटमेंट फील कर पा रहा था। उसने कहा, ठीक है, अब चलो तुम्हें मॉम के पास छोड़ देता हूँ, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। रितिका ने हाँ में सिर हिलाया। वंश उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। उसने जाते हुए चुपके से उस बच्चे को उसे देखने का इशारा किया। इधर रितिका चल ही रही थी कि उसकी नज़र टेबल पर किसी चीज़ पर पड़ी तो उसने बिना ज़्यादा सोचे उसे उठा लिया। उस बच्चे ने ये देखा और हैरान हो गया क्योंकि वो वही रबर बैंड थी जिसमें वंश ने गायब कर दिया था। वंश रितिका को लेकर सोना के केबिन की तरफ जा रहा था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अपने फ़ोन को देखा तो बहुत ज़रूरी थी। वो चलते चलते उसे बात करने लगा। तभी रितिका ने देखा सामने से उसकी मॉम और सलोनी आ रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। अगर रितिका की मॉम ने वंश को देख लिया तो उसकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती थी। तब तक सलोनी ने भी उसे देख लिया। रितिका ने वंश को देखा। वंश फ़ोन पर बातें कर रहा था। उसने जानबूझकर वंश को अपनी तरफ खींचा। वंश उसके लिए तैयार नहीं था, जिससे वंश एकदम से उसके टकरा गया और रितिका खुद को संभाल नहीं पाई और धड़ाम से गिर गई। वंश उसके ऊपर गिर गया और उसका फ़ोन कहीं दूर गिर गया। वंश ने हैरानी से उसे देखा। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। उसकी नीली आंखें जैसे एक बार फिर से रितिका से इनोसेंट चेहरे पर टिक गई। रितिका ने कसकर उसके जैकेट को पकड़ रखा था। वंश ने भी प्रोटेक्टिव मोड में आते हुए अपने हाथों से रितिका के कमर और सर को ऊपर रखा था ताकि उसे ज़्यादा चोट ना आए। वहाँ पर उन दोनों को देखते हुए भीड़ लग गई। सलोनी की मॉम ने कहा, यहाँ क्या हो रहा है? सलोनी ने कहा, कुछ नहीं मॉम, आप चलिए ना, डॉक्टर से मिलने का वक्त हो गया है। इधर रितिका ने धीरे से आंखें खोली और उसकी नज़र वंश की नीली आंखों से टकराई। रितिका कुछ पल के लिए भूल गई थी कि वो ब्लाइंड होने का प्रिटेंड कर रही थी। उसकी आंखों में देखते हुए रितिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। यही हाल वंश का भी था। रितिका की गर्म सांसों से उसके चेहरे को छू रही थी।
जिससे उसके शरीर के सिरहन सी महसूस हो रही थी। वे दोनों अभी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि किसी ने अपना गला साफ किया। वंश, क्या उसके ऊपर से उठने का कष्ट करोगे? उस बेचारी को सांस नहीं आ रही है। यह सुनकर रितिका और वंश झेप गए। वंश ने सर उठाकर देखा तो वहाँ डॉक्टर कुशा के साथ बहुत सारे लोग खड़े होकर उन्हें ही देख रहे थे। वंश ने घूरकर सबको देखा और उसकी नज़र ही काफ़ी थी वहाँ से लोगों को भगाने के लिए, पर कुशा अभी वहीं खड़ी थी। वंश जल्दी से उसके ऊपर से उठा और उसका हाथ पकड़कर उसे भी खड़ा कर दिया। कुशा उसके पास आते हुए बोली, तुम्हारी मॉम ने कहा था कि वो इमरजेंसी वार्ड में है, वो तुम्हें बाद में मिलेंगी, तुम रितिका को घर छोड़ देना। वंश ने हाँ में सर हिलाया। उसने रितिका को देखा जिसका गाल एकदम टमाटर की तरह लाल था। दोपहर का वक्त। रूहानी ने लाइट पिंक कलर की सूट पहना था और वो इस वक्त भी गोल्डन मून से बाहर खड़ी थी। उसके सर ऊपर करके उस जगह को देखा। ये बिल्डिंग जिला नाम द गोल्डन मून था। वो तो बहुत ही बड़ी थी। उसके ड्राइवर को वहीं रुकने के लिए कहा। उसे अंदर जाते हुए बहुत ही नर्वस फील हो रहा था। उसने एक बार आयाश के स्टडी रूम में इस बिल्डिंग का मॉडल देखा था। उसने माता रानी का नाम लिया और अंदर चली गई। उसने रिसेप्शन में आकर पूछा, हेलो मैम, हमने सुना है यहाँ इंटरव्यू होने वाले हैं, क्या आप बता सकती हैं वो कहाँ है? उस लड़की ने उसे देखा। ये लड़की आजकल काफ़ी चर्चे में थी। उसने कहा, मैम आप तो मिसेस रायज़ादा हैं ना? रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। उस लड़की ने कहा, आपको इंटरव्यू की क्या ज़रूरत है? आप मिस्टर रायज़ादा से कह देती, वो आप तो यहाँ की मालकिन हैं। रूहानी ने यह सुना और उसका चेहरा अजीब सा हो गया। उसने कहा, क्या आप बताएंगी इंटरव्यू कहाँ है? उस लड़की ने उसे बताया। रूहानी कुछ सोचते हुए उस तरफ चली गई। उसने देखा कुछ कैंडिडेट्स पहले ही सोफे पर बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। रूहानी को वहाँ देखकर सब बातें करने लगे। किसी ने कहा, ये भी इस लाइन में है, अब तो हमारा कोई चांस ही नहीं। किसी ने सरकाटिस्ट टोन में कहा, हाँ जब प्रेसिडेंट की वाइफ यहाँ हो तो कौन ही हमें नौकरी देगा? रूहानी ने यह सुना और उसे बुरा लगा। उसने अपने रिज्यूम को कसकर पकड़ लिया। कुछ वक्त बाद इसी तरह बीता और रूहानी की बारी आई, पर अब तक लोगों को बात सुनने का हुआ उसे मूड पूरा खराब हो गया था। रूहानी ने धीरे से दरवाज़ा खोला और परमिशन लेकर अंदर चली गई। उसने धीरे से अपना सर उठाकर सामने देखा, पर वहाँ पर आयांश के साथ 4 और लोग भी बैठे थे। आयांश ने रूहानी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो अपने मन में कहा, इसे क्या हुआ? कल कितनी एक्साइटेड इंटरव्यू के लिए थी, पर अब इसका मुंह उतर हुआ है, क्यों, क्या हुआ? आयांश के साथ कंपनी के हाई रैंक वाले लोग बैठे थे। उन सब ने